अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख में वो सुनहरा दिन है जब पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनकर अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। एटमी ताकत बनने के कई दहाइयों के मुश्किल सफ़र का क्रेडिट यकीनी तौर पर पाकिस्तान के दो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ समेत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और समर मुबारक मन जैसे उन सैकड़ों साइंसदानों और खामोश सिपाहियों को जाता है जिन्होंने ये सब कुछ मुमकिन बनाया। 26 साल पहले पाकिस्तान एटमी ताकत तो बन गया, लेकिन हम अपने मुल्क को माशी ताकत ना बना सके। आज कर्जों में जकड़े पाकिस्तान का असल चैलेंज यही है कि मुल्क को माशी तरक्की और खुशहाली दी जा सके ताकि एटमी पाकिस्तान के हमारे बच्चे क्वालिटी तालीम हासिल कर सकें, उन्हें कम अज़ कम सेहत की बुनियादी सहूलियात मिल सकें और सबसे बढ़कर हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी तश्कील दे सकें ताकि पाकिस्तान के आगे बढ़ने का ये सफ़र जारी रह सके। अगर अज़म और खुलूस नीयत और सियासत से बालातर होकर सिर्फ मुल्क का सोचा जाए तो हम बहसीयत कौम बिल्कुल ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे पड़ोसी ममालिक इंडिया और बांग्लादेश अगर माशी तरक्की की राह पर चल सकते हैं तो हम भी इस ख्वाब को हकीकत बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मुल्की सियासत की। आज मियां नवाज शरीफ को बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून का एक दफ़ा फिर सदर मुंतखब कर लिया गया। वजारत उज़्मा से फारिग हुए, हत्ता कि पार्टी सदारत से भी महरूम कर दिए गए और आज 6 साल बाद नून लीग दोबारा से मुंतखब हो गए। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। आपको बताते चले कि 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए पनामा केस के फैसले के बाद वजारत उज़्मा समेत पार्टी सदारत से भी हाथ दो बैठे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता साल 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर मुल्क की सियासत में दोबारा एंट्री मारने वाले मियां नवाज शरीफ आम इंतखाबात 2024 के नताइज से भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद मियां नवाज शरीफ ने जहाँ अपने माजी के अदवार और कारकर्दगी का जिक्र किया, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए सदारत से हटा दिया था, लेकिन अवाम ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का फैसला आज रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वहीं उन्होंने साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम का भी जिक्र किया और ये कहा कि तहरीक इंसाफ को उन्होंने बाकायदा परवान चढ़ाकर इक्तिदार में लाने की राह हमवार की। ज़हीरुल इस्लाम वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं जरा, बता दें आज, अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। अपने खिताब में मियां नवाज शरीफ ने पार्टी से जो नाराज सीनियर रहनुमा है, साबिक वजीर आजम है शाहिद खाकान अब्बासी और साथ में मिफ्ता इस्माइल की कुर्बानियों का भी उन्हें याद करते हुए उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। राना सनाउल्लाह साहब ने कौन सी सख्तियां जो बर्दाश्त नहीं की। ख्वाजा साद रफीक साहब है, हनीफ अब्बासी साहब है, इसहाक डार साहब है और फिर हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली। 1999 में मेरे साथ जेलें काटी, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की। 7 साल बाद पार्टी सदारत एक बार फिर मियां नवाज शरीफ के हाथ में तो आ गई है, लेकिन चैलेंजेस ज़्यादा हैं। सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए उन्हें कुछ अहम फैसले करने होंगे। उनके फैसले आने वाले दिनों में सियासत पर ज़ाहिरी तौर पर अपने असरात भी दिखाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने नैब ऑर्डीनेंस में एक बार फिर तरमीम करके नया ऑर्डीनेंस जारी कर दिया है जिस पर कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने दस्तखत किए। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के तहत अब रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक बदनीयत मदनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा अब रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर न सिर्फ नून लीग के अंदर से मुखालफत हो रही है बल्कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान भी इस तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रही है। ख्वाजा साद रफीक ने एक्स पर अपनी ट्वीट में लिखा कि नैब कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। मुख्तलिफ फौजी, सिविलियन और जुडिशल डिक्टेटर्स ने इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बहुत से बेगुनाहों को उसका शिकार बनना पड़ा। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। साद रफीक ने यह मुतालबा किया कि 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक अमल है, इससे वापस लिया जाए। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमाया कारी की जो सहूलत कौंसल है उसके फैसलों पर जल्द अमल दरामद के लिए
काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे। काबीना कमेटी में 12 काबीना अरकान और 6 अरकान बाहर से शामिल होंगे। IMF के नए प्रोग्राम के मुसव्वदे को ही हतमी शक्ल दिए जाने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म के मंसूबे को आउटसोर्स के इकदाम को लेकर जो है क्या कोई उलझन तो नहीं है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का इस हवाले से यह भी कहना था कि फैसला हुआ है कि SIFC के तहत आने वाली सरमायाकारी में मुल्क का प्राइवेट सेक्टर उसे लीड करेगा, क्योंकि हमारे हुकूमती सेक्टर के पास इस सरमायाकारी के लिए दरकार पेपर वर्क तैयार करने की सलाहियत नहीं है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक के इस बयान पर सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर ने कहा कि वो वफाकी वजीर के इस बयान पर हैरान है। SIFC का क़याम 1 साल पहले ही वजूद में आया। वज़ीर-ए-आज़म को 1 साल बाद यह अंदाजा हुआ कि उनके वज़रा और ब्यूरोक्रेसी बुनियादी पेपर वर्क करने के भी अहल नहीं है। ये मामला क्या है, तफसीली गुफ्तगू प्रोग्राम में करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी और KP हुकूमत के दरमियान जो गुज़श्ता कई दिनों से जारी तनाज़ा था हल होता दिखाई दे रहा है। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो मुलाकात हुई, लोड शेडिंग के जो मसाइल थे उसमें वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी साहब भी शरीक थे। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आखिरकार 6-7 साल बाद सही वो दोबारा से PMLN के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और आज उन्होंने एक बात की कि आपके कारकुनान ने उनका साकिब निसार का जो फैसला था वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, लेकिन ये फैसले जो थे नवाज शरीफ साहब को निकालने के और इमरान खान में हवा भरने के, वो सिर्फ साकिब निसार के तो नहीं थे, उसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के नाम को 1000 मरतबा तो ले चुके हैं। आज की तकरीर में आपने कहा शायद नहीं लिया, वो इतना ज़्यादा वहाँ पे शोर था तो मुझे तो लगा कि जब उन्होंने लिया तो मेरा ख्याल था लिया होगा नाम, मैं वहाँ मौजूद था। लेकिन अगर नहीं भी लिया तो ये नाम तो वो कई मरतबा ले चुके हैं, 1 मरतबा नहीं 1000 मरतबा ले चुके हैं। और साकिब निसार का नाम इस वजह से ले रहे हैं कि साकिब निसार साहब वो शख्स थे, या वो मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह में जो अल्फाज आ रहे हैं वो मुनासिब नहीं है, मगर आप उसकी जिस्ट को तो समझ गए होंगे कि नामुनासिब लफ्ज़ अगर आपके मुंह में आ रहा है तो उसका मकसद क्या है। जिनने फ्रंट मैन का रोल अदा किया, उन्होंने शाकिब निसार साहब का भी नाम लिया, इससे अलावा कई मरतबा दीगर जजों के भी वो नाम ले चुके हैं। कोई एक लफ्ज़ कह रहा है, कोई सिसिलियन माफिया कह रहा है, कोई 40 रुपए की किताब खरीद के और उसके कोटेशंस डालने से जजमेंट्स तो नहीं बन जाती। इस वजह से ये जो तमाम गैर मुनासिब हरकत हुई हैं वो अब पब्लिक में आ रही हैं और पब्लिक में आते रहेंगी। जैसे भुट्टो साहब की फांसी का मामला है, वो ख़त्म तो नहीं हो गया, यानी कब से फांसी हुई आज भी उसका जिक्र करते हैं। और जब आप लोगों की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ बताओ, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता उसका। तो आज बिल्कुल उसी तरह ये मियां नवाज शरीफ साहब कई दफ़ा तारीखी हवाले दे चुके हैं, पिछली 50 साल की तारीख का हवाला दे चुके हैं, इससे भी ज़्यादा लंबी तारीख का हवाला दे चुके हैं और तमाम केसेस जो हैं उनके हवाला जात दे चुके हैं, जो सिर्फ हमारी पार्टी के साथ नहीं है, दीगर पार्टीज़ के साथ भी हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं। तो तमाम हवाला जात मियां नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं। आज क्योंकि हमारी पार्टी के अरकान थे तो ज़्यादा गुफ्तगू हमारी पार्टी की हुई। आज क्योंकि उल्टाया था साकिब निसार साहब ने उनको, इस वजह से साकिब निसार साहब का जिक्र हुआ। और उनके पीछे जो हाथ थे वो तमाम जितने भी 1000 लोग, ये जितने लोग भी वहां बैठे हुए थे, सबको मालूम है किसने क्या क्या किरदार अदा किया। तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं और हम छुपा। अच्छा, अब डॉक्टर साहब वे फॉरवर्ड आज किसी एक PMLN के लिए वे फॉरवर्ड पहले हुआ। ठीक। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो वी अज्यूम के वो उस तरह से अब खुलकर अपनी सियासत भी करेंगे और हमें अंदाज़ा भी है कि वो 2024 के जो रिजल्ट्स थे उससे भी उसको लेकर भी वो काफ़ी नाराज़ थे और शायद अभी भी हैं। तो क्या हमें अब एक डिफरेंट नवाज शरीफ देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक हमने देखा पिछले साल 1.5 साल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा, प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत रही PMLN की, क्या उसमें कुछ तब्दीली देखने को हमें मिलेगी जहां पे उन्हें तनकीद करनी होगी वो खुलकर तनकीद करेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ऐसा नहीं कि हमें नए मियां नवाज शरीफ साहब मिलेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब तो
एक ही हैं और हर मर्तबा ऐसे ही रहे हैं। जब पिछली मर्तबा हम हुकूमत में थे, पीडीएम की हुकूमत थी, उस वक्त भी उनको अगर कोई बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने तनकीदी जायजा लिया हुकूमत की कारकर्दगी का। आज भी अगर उनको कोई पसंद चीज नहीं आए तो वो बुलाते हैं, हमें बताते हैं कि भाई ये जो आप महंगाई बढ़ा रहे हैं ये तो काबिल कबूल नहीं है आवाम के लिए। इस वजह से मैंने तो आज तक वो वक्त नहीं देखा जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा हो कि इस वजह से कि हमारी हुकूमत है तो हमें अवाम के ऊपर जो बोझ है उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, या जो भी लोग मेरी तरह के या दीगर जो जिनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। ये तो कभी उन्होंने नहीं किया, मेरे सामने तो कभी नहीं किया। वो एक वफादार आदमी है, बड़े सलीके से बात करते हैं, बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, मगर अपनी बात पे तो कायम रहते हैं। इस वजह से जो उनका हमेशा से एक तरीकाकार है कि तमाम इदारों को, सियासी इंस्ट्रूमेंट्स को भी अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए, तो इससे तो वो रिलेंट नहीं करते हैं, वो तो इस पे कायम है। वो अगर समझते हैं कि गरीब आदमी पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए तो इस पे तो वो कायम है। मैंने तो आज तक वो वक्त नहीं देखा। मैंने बहुत बहुत लोगों को देखा जो काबीना के अंदर बैठ के कहते हैं जी 1 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा गरीब आदमी पे, तो वो एक एक करके रुपया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, चाहे बिजली की कीमत हो चाहे गैस की कीमत हो। बहुत लोग देखे ऐसे। मियां नवाज शरीफ तो नाराज हो जाते हैं, आप 1 रुपया बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो नाराज हो जाते हैं, अपने ही लोगों से नाराज हो जाते हैं। ये मैं कोई सियासत की बात नहीं कर रहा कि वो बाहर जाके किसी और पार्टी को पर तनकीद करते हैं। वो पार्टी के अंदर जब ये चीजें हो रही होती हैं तो बड़ा सख्त डॉक्टर साहब आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है कि वो जो मुश्किल फैसले आप लोगों ने 16 महीनों में भी किए, नवाज शरीफ साहब उनसे एग्री नहीं थे और नाराजगी का इजहार भी किया, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखिए अब कुछ जी कहिए आप कुछ से माफी चाहता हूं जी। अच्छा, ये जो अब अभी देखिए वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए कि एक सियासी डेडलॉक है वो मुज़ाकरात हैं। पीटीआई अब तक बैठने के लिए नहीं तैयार, लेकिन द बक स्टॉप्स विद जो भी करंट गवर्नमेंट होती है तो उसमें अब नवाज शरीफ साहब का किरदार भी अहम हो गया है बतौर हुक्मरान जमात के सदर के। दूसरा जो मामला है वो जो पीटीआई का दावा है इंतकामी सियासत का कि उनके साथ हो रही है और शायद कहीं कहीं पे वो झलक भी रही है, लेकिन देखिए अब नैब ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ, नैब को आप लोग खुद नैब के डसे हुए हैं, उसे काला कानून कहते रहे, अब फिर 14 रोज का रिमांड जो है वो 40 दिन तक ले जाया गया है। तो ये सब कुछ जो है ये क्या, इवन साद रफीक साहब ने उस पर ट्वीट किया है कि ये काला कानून है, हमें ऑर्डिनेंस जो है ये वापस ले लेना चाहिए। तो इस सब कुछ में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहां पे खड़े आपको नजर आते हैं? जी, नवाज शरीफ साहब वहीं पे खड़े हैं जहां पे नवाज शरीफ साहब खड़े थे जब मैंने सियासत ज्वाइन की। मैंने नवाज शरीफ साहब को आज तक हटते नहीं देखा है और मुझे भरपूर उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब इससे नहीं हटेंगे। अपना जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनका तरीकाकार है सियासत को जिस नज़र से वो देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो टलेंगे और मैं ईमानदारी की बात है चाहता भी नहीं हूँ कि वो टलें। वो एक बहुत भरपूर सियासी रोल उन्होंने अदा किया और मैं चाहता हूं कि वो सियासी रोल अदा करते रहें। वो एक स्टेट्समैन है, उनके आने से जो सियासी खला है वो पुर होगा, जो सियासत है उसमें कई नए रंग आएंगे, कई नए अंग होंगे और उनको भरपूर, यानी उनके लिए जो हमारे कुछ दोस्त हैं, रुफका हैं, मौलाना साहब हैं, दीगर सियासी जमातें हैं जो गालिबन नाराज हैं या एलियनेटेड फील कर रही हैं, वो रीच आउट करेंगे। उनके तो दोस्त हैं, फ़ोन उठाएंगे। 30-30 साल पुरानी दोस्ती है, जान पहचान है, सियासी एक रवादारी का रिश्ता है। तो वो जो ब्रिजेस हैं उनको बिल्ड करना और मुल्क की तरक्की की तरफ गामजन करना या फोकस करना सियासत को, ये उनका मैं समझता हूँ एज अ स्टेट्समैन आपको नजर आएगा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आज उन्होंने शायद खकान अब्बासी की कुर्बानियों का भी जिक्र किया, जी मिफ्ता इस्माइल की कुर्बानियों का भी जिक्र किया, शायद खकान का भी किया। तो आप ये समझते हैं कि उनके लिए अब भी वो वापस अपनी पार्टी में आकर और अपने ओहदे जो भी थे अपना काम जारी रख सकते हैं और इस बात के चांसेस हैं? देखिए, मैंने तो अभी तक जितना भी जिक्र किया वो रवादारी का ही जिक्र किया कि मियां नवाज शरीफ से ज्यादा कौन रवादार होगा। और आपने अभी जो बात की है, आपने प्रोग्राम्स देखे, आपने क्लिप्स देखे, आपने क्रिटिसिज्म देखा, उन्हीं के दोस्त हैं शाहिद खकान अब्बासी साहब भी और मिफ्ता साहब भी। मिफ्ता साहब तो मेरे भी दोस्त हैं। तो ये
इस तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद आज भरी महफिल में जिस दिन वो इलेक्ट हुए हैं इन दोनों का नाम लेना ये आपको बताता है कि कितनी रवादारी है उनमें। और उन्हें तो पार्टी से किसी ने निकाला नहीं। मैंने तो आज तक वो नोटिफिकेशन नहीं देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब को पार्टी से निकाल दिया या शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पार्टी से निकाल दिया। मैंने तो वो नोटिस नहीं देखा। वो खुद ही अगर कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, तो वो अपनी सोच के मुताबिक कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जो सोच है वो आपके सामने आ गई। उन्होंने दरवाजा बंद ही नहीं किया, दरवाजा खोलने का सवाल क्या था। बाकी मिफ्ता साहब तो मैं भी उनको कहूंगा कि वो आए। शाहिद साहब कुछ जरा नाराज रहते हैं, वरना उनको भी कहते हैं कि वो आए और जरूर बात करें। ये तो फैसला अब उनका है। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो मैं समझता हूँ भरपूर रवादारी का सबूत दिया आज। ठीक, डॉक्टर साहब, SIFC की मैं आपकी एक स्टेटमेंट देख रहा था कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और मुझे पता है कि सऊदी के साथ जो मामलात हैं उसमें आप बिल्कुल फ्रंट फुट पे लीड भी कर रहे हैं, कि वो जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो प्राइवेट सेक्टर उसको हैंडल करेगा या मैनेज करेगा, और हमारी ब्यूरोक्रेसी में कैपेसिटी नहीं है जो पेपर वर्क और जो फाइलें वगैरह तैयार करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ SIFC तो 1 साल पहले ही मंजर आम पर हमने देखा कि आई, या 1.5 साल उसको हो गया होगा। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में ऑल दैट टाइम बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी। आपके साथ उन्होंने मिलकर काम किया कि मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हैंडल कर सकें और मजीद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैंने जो कहा था उसकी ये वाली इंटरप्रिटेशन जो आपने अभी मुझे दी है ये मेरे जहन में नहीं आई, वरना मैं उस वक्त एक्सप्लेन कर देता। अच्छा। 2 मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं साइमल्टेनियसली। एक हो रही है G2G इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट यानी एक हुकूमत, इस वक्त सऊदी अरेबिया की हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी। उसके लिए जो फाइल वर्क चाहिए वो उसमें तो हमारी सिविल सर्विस जो है उसके पास महारत है और वो हम करेंगे। लेकिन हमारी सिविल सर्विस कारोबार करने में तो महारत नहीं रखती ना, और हमारी सिविल सर्विस जो है वो बैंकिंग सेक्टर में तो बैंकर्स तो नहीं है। तो आपको जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है, आपको माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमे, आपको मालूम है कि जब आपने कोई कारोबार करना होता है तो पहले आप कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आप लीगल और टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस करते हैं, फिर आप मार्केट स्टडीज करते हैं, फिर आप वैल्यूएशन करते हैं अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एसेट हो, फिर आप उसकी सेल साइड एक बुक बनाते हैं, फिर आप निगोशिएशन करते हैं और एक जॉइंट वेंचर तरतीब देते हैं। ये महारत सिविल सर्विस में तो नहीं होती, मगर पाकिस्तान की नहीं, किसी भी सिविल सर्विस में नहीं होती। तो जो तो हमारे $5-10 बिलियन हम चाहते हैं G2G में आए, वो तो हमारी सरकार जो है और हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मियां शहबाज शरीफ का बड़ा क्लियर व्यू है, बड़ा एब्सोल्युटली क्लियर व्यू है कि अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो प्राइवेट सेक्टर इसको लीड करेगा। तो वो G2G एग्रीमेंट्स के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की डील्स हैं वहां पे तो हमारे पास महारत नहीं है ना। ये तमाम चीजें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये सरकार में तो उनकी महारत होती नहीं है, हमारी में भी नहीं है, मेरा ख्याल है दीगर मुमालिक में भी नहीं होती, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही होती है। तो इस वजह से जो काम हम करने चलें, जिस काम को हम आगे बढ़ाने के लिए चलें, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हमें महारत हुकूमत में भी डालनी पड़ेगी ताकि हम प्राइवेट सेक्टर का मुकदमा लड़ सकें। बिकॉज हम मुल्क को एक नए तरीकाकार से तरतीब देना चाह रहे हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर लीड करे। लेकिन हमारा भी तो एक रोल है ना, हमारा रोल है फैसिलिटेशन का, हमारा रोल है एयर कवर फराहम करने का, हमारा रोल है दरवाजे खोलने का प्राइवेट सेक्टर के लिए कि वो जाके दीगर प्राइवेट सेक्टर के जो इदारे मुख्तलिफ मुमालिक में, इस केस के अंदर जो आप कह रहे हैं सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुवैत, वहां पे दरवाजे खोले, तो हम अपने अंदर वो महारत पैदा करेंगे जो पहले नहीं थी। ताकि ठीक है डॉक्टर साहब, सऊदी अरब से जो सऊदी अरब के आखिर में एक जहाज भर के, डॉक्टर साहब आप जवाब जारी रखिए, उसमें एक ऐड कर दें कि सऊदी से 1.5 बिलियन या जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट है रेकोडेक में, उसके अलावा कुछ मटेरियलाइज और कुछ हुआ? वो तो $25 बिलियन की बात हो रही थी। नहीं, वो एक तो आप जो रकम दे रहे हैं वो कबल अज वक्त है, मेरे ख्याल में आपको नहीं देनी चाहिए कि वो क्या रकम है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि हम फाइनल स्टेजेस में निगोशिएट कर रहे हैं, बात आगे बढ़ रही है, और सिर्फ माइनिंग में नहीं बात आगे बढ़ रही, बल्कि
2 कंपनियां हैं जो रिफाइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, अपग्रेडेशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उनसे प्रिलिमिनरी गुफ्तगू चल रही है। इस वजह से उसको मंजर आम पे लाना जो है वो गैर मुनासिब होगा। एक और छोटी माइन है, ठीक। उसके अंदर 2 सऊदी ग्रुप जो हैं उनका हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी बातचीत कर रहे हैं। उस पर भी तबसरा करना इस वक्त नामुनासिब होगा। बस इतना कहना काफ़ी है कि हमने जो 8-9 प्रोजेक्ट बड़े सामने रखे थे, उनमें से 2-3 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें कुछ इंटरेस्ट है और कागजात एक्सचेंज हो रहे हैं, गुफ्तगू चल रही है। एक प्रोजेक्ट के अंदर जो हम बहुत एडवांस स्टेजेस के अंदर हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। उसके अलावा एक बड़ी रिफाइनरी जो है उसके लिए हमें एक मार्केट स्टडी करनी है। हम अपने इदारों को बता रहे हैं कि किस किस्म की मार्केट स्टडी करने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा वक्त लगेगा मार्केट स्टडी करने में। मगर वही बात जो मैं आपको कह रहा था कि ये मार्केट स्टडीज़ वगैरह हम बड़ी एग्रेसिवली कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने तरीक़ाकार बना दिया है। बाकायदा हर वजारत को कहा है कि वो बाहर से एक्सपर्ट्स लेकर आएँ और हर वजारत को अकाउंटेबल किया जा रहा है कि हमने ये तरीक़ाकार आपके लिए बनाया है कि वो महारत जो सरकार में नहीं है, आप बाहर से लेकर आएँ। तो अभी तक कितने लेकर आए हैं? मुझसे भी पूछते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। तो पहले सभी मैं ही कहता था कि हमारे में ये ताकत नहीं है, वो मुझे पूछते हैं, हाँ भाई हिसाब दे। हमने वो तरीक़ाकार तय कर दिया, अब लाओ वो लोग, वर्ल्ड क्लास लोग लेकर आओ और उनको वज़ारतों में बिठाओ और कंपनियाँ जो बैनुल-अक़वामी सतह पे काम कर रही हैं, जैसा कि हम सऊदी अरब जाते हैं, अमारात जाते हैं, तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी जो है उनकी सरकार की मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए और बेहतरीन दुनिया के माइंड्स जो हैं वो सरकार के पीछे खड़े हैं। तो हमने भी वो तरीक़ाकार तय कर लिया है, हमने भी उसकी इजाज़तें ले ली हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जिसके बाद वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो होम ग्रोन इकनॉमिक प्लान की आप लोग बात कर रहे हैं, उसमें मैशियात की स्टूडेंट के हैसियत से मेरा एक बुनियादी सा सवाल है कि एक तो हम IMF के साथ जो बात कर रहे हैं, हमें रोड मैप उन्होंने देना है फिस्कल टाइटनिंग से लेकर और बहुत से मामलात तक। ऐसे में जो इंटरनेशनली जो लोग आके हमारी हेल्प करेंगे, चाहे वो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज के हैं, वो क्या हमें होम ग्रोन प्लान देंगे जब हमारी यहाँ पर ग्रोथ ही नहीं है, अभी तक जीरो है और आगे जाके मतलब अभी तक मार्कअप हमने 25% पे रखा हुआ है। तो ये दोनों प्लान एट अ टाइम ये कैसे साथ साथ में हम चला सकते हैं या चला सकते हैं? चलिए, चूंकि आप, मुझे पता आप मईशत में भी बहुत महारत रखते हैं, बैनुल अक़वामी तौर पे भी आप ये जर्नलिज्म बैनुल अक़वामी सतह पे कर चुके हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि आप इस पे गहरी नजर भी रखते हैं कि जो IMF का प्रोग्राम है। सर मैं तो अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ डॉक्टर साहब। तालिब इल्म सर मैं वो हम आपको हमारे नुक्ते नजर से आपको बहुत महारत है, वो तो आपकी कसरे नफ्सी है, आप उससे काम ले रहे हैं, वरना सब जानते हैं कि आपको बहुत महारत है। तो आप ये बताइए कि IMF के प्रोग्राम में कौन सी 2 चीजें हैं जो गलत हैं या 3 चीजें हैं जो गलत हैं, वो जरा मुझे बताइए। एक भी नहीं है, 1% भी गलत नहीं है डॉक्टर साहब। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये IMF जो है बड़ा खाका सिर्फ उसकी बात करती है। अगर आप में कैपेबिलिटी ना हो तो वो बड़े खाके को, जिसमें वो कहते हैं कि भाई आपकी आमदन जो है, हर कारोबार जिस तरह होता है, मुल्क जैसे चलते हैं कि आपकी आमदन ज्यादा होनी चाहिए आपके खर्चों से, या आमदन उतनी होनी चाहिए जितने आपके खर्चे हैं कम से कम, या अगर फर्क हो तो बड़ा थोड़ा होना चाहिए ताकि आप कर्जों के बोझ के तले दब ना जाएं। तो अब वो हमारी वजारतों में, मेरे ख्याल में अगर आप सेक्रेटेरिएट में आए इस्लामाबाद के, तो कोई 15-16 बिल्डिंगें होंगी, क्यू ब्लॉक तक तो हम जाते हैं, मुझे नहीं पता कुल बिल्डिंगें कितनी। उसमें एक बिल्डिंग है ए ब्लॉक के 6 फ्लोर्स हैं। 6 फ्लोर में सिर्फ 2 फ्लोर हैं, फ्लोर नंबर 2 एंड फ्लोर नंबर 3। एक पावर का, तवानाई का, और एक पेट्रोलियम का, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। इन 2 फ्लोर्स ने तकरीबन 5.3 ट्रिलियन यानी 5,300 अरब का एक सर्कुलर डेट का खप्पा, बोझ पाकिस्तान की मईशत पे डाल रखा है। अब ये सही बात है, इसे नहीं रुकना चाहिए। तो यही वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और हमारा ये अब फर्ज है कि उनके कहने पे नहीं बल्कि अपने तरीकाकार से ये जो इतना बड़ा बोझ है इसको कम से कम इसका फ्लो बंद करें,
और बतदरीज इसको कम करते चले जाएं। अब इसमें IMF का क्या कमाल है, आप खुद सोचें। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 5,000 अरब या 5,300 अरब क्या होते हैं? एक अरब में तकरीबन आप मान लें $4.25 या $4 बिलियन होते हैं, $4.25 बिलियन होते हैं। इसका मतलब है कि आप 5,000 अरब या 5,300 अरब की बात करते हैं तो तकरीबन 17-18 बिलियन डॉलर का ये बोझ है या गैप है या खप्पा है जो पाकिस्तान की को दफन खुदा न खास्ता खाकम बदन कर रहा है। तो अब ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, मैं हूं या मुझसे पहले की हुकूमत हो या उससे पहले की हुकूमत हो, कि हम इस बोझ को हल्का करें या इस बोझ को खत्म करें। तो इसमें कोई IMF का तो ना कोई कमाल है ना कोई उसका मसला है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जब $90 बिलियन का बोझ हो जाए तो तब हम अपने मुल्क को सीधा करेंगे। ये तो गैर मुनासिब बात है, ये तो हम ही को सीधा करना है। तो अगर कोई ऐसा फ्रेमवर्क आता है, हम लेते हैं, कर्जा लेते हैं अपने काम को सीधा करने के लिए वक्ती तौर पे, ताकि हम ये तमाम बोझ बतदरीज कम करें, और उसके नतीजे में जैसा कि आपने देखा कि महंगाई की सतह जो है वो भी थोड़ा कम होनी शुरू हो जाती है। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह, अगर इंडिपेंडेंट है स्टेट बैंक, लेकिन जब महंगाई कम होगी तो इंशाअल्लाह पॉलिसी रेट भी कम होगा। जब पॉलिसी रेट कम होगा तो आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रोथ के सफ़र पे निकल जाएंगे। अभी आपके सामने $5 बिलियन का पैकेज जो सऊदीया का है वो आ गया, जिसकी मैंने आपको तफसील बताई। $10 बिलियन का UAE का एक पैकेज है, उसकी भी तफसील सामने आ जाएगी। हमारे अंदर जो हमने गैप्स फिल करने हैं ताकि हम ये एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी हो कि इतने पैसे ले सकें, वो भी मैंने आपको ना सिर्फ बताया कि गैप्स हैं, बल्कि तरीकाकार भी बता दिया जो खुद लीड किया है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद लीड किया है और खुद लोगों को अकाउंटेबल कर रहे हैं। तो ये जब गैप्स फिल होंगे, ये पैसे आने शुरू होंगे, महंगाई कम होगी, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, नए कारोबार खुलेंगे, कारोबार आगे बढ़ेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने जो सर्कुलर डेट वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं उनको कम करेंगे। मासेवा गरीब के किसी को सब्सिडी नहीं देंगे, सेठ को उनसे सब्सिडी नहीं देंगे, खुदा का वास्ता गरीब को सब्सिडी देंगे। इस मुल्क में सबसे पहला और हक जो है वो गरीब का है। हम कोई, मैं कुछ खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सब्सिडी पे नहीं। सब्सिडी सिर्फ गरीब आदमी को और अपॉर्चुनिटी कारोबारी लोगों के लिए। तो कारोबारी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे, सपोर्ट गरीब आदमी को करेंगे और रास्ते खोलेंगे उनके लिए कि उनके बच्चे बच्चियां भी उस फ्रेमवर्क में, कारोबार के फ्रेमवर्क में या आला नौकरियों के फ्रेमवर्क में आ सके। ठीक, डॉक्टर साहब आखिर में अगर मुख्तसरन बता सकते हैं, कल KP के CM साहब जो हैं अली अमीन गंडापुर वो बैठे, उनके साथ अवैस लगारी साहब भी बैठे, मोहसिन नकवी साहब भी बैठे। क्या ये मामला अब आपको दुरुस्त सिमत में जाते दिखाई देता है? और शायद एक छोटी सी एक उम्मीद की किरण भी है कि शायद हुकूमत और PTI जो है कहीं ना कहीं अब वर्किंग रिलेशनशिप भी कायम हो गया है, तो बाकी सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए भी मुज़ाकरात हो जाएंगे। जी, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं कम से कम ये 1-2 मीटिंग्स जो मैंने देखी हैं उसमें मुझे लगा ऐसा कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यानी मैं आज कह सकता हूं कि नहीं ये तमाम मामलात रिजॉल्व हो जाएंगे, नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सियासी तौर पे तनाव बहुत ज़्यादा है हमें, और कुछ एक हमारे यहाँ कुछ एक रिवाज भी आ गया। हम ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे अगर कोई दरवाज़ा खुला भी हो तो उसको ठुड्डा वुड्डा मार के बंद कर देते हैं। तो कुछ सियासी तनाव में मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने से उनकी जिस तरह उनकी हिकमत अमली होती है, जिस तरह उनकी रवादारी है, बहुत से रास्ते खुलेंगे। PTI के मुतालिक मैं तबसरा कम करूँगा इस वजह से कि PTI के ऊपर भी तो एक जिम्मेदारी है कि वो अपना रवैया दुरुस्त करें। यानी बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्या जवाब दिया इमरान खान ने? मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें ताकि आप क्रेडिट लें, लेकिन हम आपको सपोर्ट करते हैं कि आप मुल्क की मुआशी तरक्की में हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमने कहा चलें नैब को ठीक कर लेते हैं, उन्होंने बोला NRO बार मांगते। अभी भी वो कहते हैं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। तो किन से बात करेंगे? आप सियासत करने आए हैं, पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, आप मासिवाए पार्लिमान के, मासिवाए सियासी जमातों के हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं। कभी कहते हैं मैं कब्र तक पीछा करूंगा, कभी कहते हैं मैं सिर्फ इन्हीं से बात करूंगा। तो जरा थोड़ा अपना रवैया दुरुस्त कर लें, तो उसके बाद मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो तो प्योरली सियासी जमातें हैं, वो कोई पॉपुलिस्ट जमातें नहीं हैं।
वो तो हर एक से बात करती हैं, हर एक को साथ लेकर चलती हैं और पॉलिटिक्स के जरिए मुल्क के अंदर इस्तेहकाम और तरक्की लाने की कोशिश करती हैं। हो सकता है उनकी भी नीयत ऐसी हो, लेकिन ये जो मई के महीने में उन्होंने जो गदर मचवाया, उसके बाद लोग, और अभी ये जो कैंपेन चली है, क्या कैंपेन है साहब, ये खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अरे भाई, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मैं तभी तक हूँ, मेरी हैसियत, मेरी आइडेंटिटी जब तक पाकिस्तान है। तो ये बातें जो हैं, इस तरह की कैंपेन्स चलाना, शोहदा की तज़हीक करना, उनकी फैमिलीज को टारगेट करना, इदारों के खिलाफ कैंपेन्स चलाना, ये मेरे ख्याल में कुछ उनको अपने रवैयों पे नजरसानी करनी चाहिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वजीर पेट्रोल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त भी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई की सियासत पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई, नून लीग की सियासत पर भी हुई, लेकिन वे फॉरवर्ड इस मुल्क के लिए सियासी, अगर आपने डेडलॉक ख़त्म करना है तो वो डायलॉग ही है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़हर साहब, अगर पीटीआई की सियासत की बात की जाए, सियासी जमातों का मामला बगैर डायलॉग के तो आगे नहीं चल सकता। क्या समझते हैं इस वक्त जो पीटीआई की हिकमत अमली है कि हमने बिल्कुल ही मुज़ाकरात नहीं करने सियासतदानों से, और अगर करने भी हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, क्या इस बयानिए से ये रिफ्लेक्ट नहीं होता कि आप कैसी सिविलियन बालादस्ती की नाम नहाद जदोजहद कर रहे हैं कि आप सियासी जमातों की बजाय दूसरी तरफ बैठना चाह रहे हैं? शुक्रिया आदिल। देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये बात क्लियर होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ की तरफ से क्लियर होनी चाहिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल चाहते हैं। अब मैं सुन रहा था अपने उनके आरिफ हसन साहब को भी मैं एक दो जगह सुन रहा था, उन्होंने ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की, जी हम एस्टेब्लिशमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जी आपका कोई सियासत में रोल नहीं होता। तो ये बताने के लिए मुज़ाकरात करने की क्या ज़रूरत है? आप कहें एक पोजीशन ले लें तहरीक इंसाफ। और मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है, मसला बदकिस्मती से हमारी दीगर सियासी जमातों का भी यही है। कुछ लोग रात के अंधेरों में मिलते हैं, कुछ लोग दिन के उजाले में मिलते हैं। प्रॉब्लम यही है कि कोई हुकूमत में आने के लिए उनका सहारा लेता है और कोई हुकूमत में रहने के लिए। ये जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में खुद क्लैरिटी नहीं आएगी कि एक आप वन पॉइंट एजेंडे पर तो सारे लोग मुत्तफिक हो सकते हैं कि जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनकी तरफ से कभी ये बयान आता है, जैसे एक ज़माने में जनरल बाजवा की तरफ से भी बयान आया था, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को अब ये नहीं समझ में आता कि तहरीक इंसाफ उनसे गुफ्तगू क्यों नहीं करना चाहती। एक पोजीशन वो ये लेते हैं कि जी इसलिए हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते कि हम समझते ही नहीं कि इनका मैंडेट है, ये हुकूमत में आने का मैंडेट था। ठीक है, ये उनकी पोजीशन है ना, ये आपकी ये पोजीशन है कि आप नहीं समझते कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, लिहाजा इनसे क्या गुफ्तगू की जाए। लेकिन आगे आप उसी 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका चीफ मिनिस्टर केपी जो है वो जाके मुज़ाकरात करते हैं और ठीक करते हैं, वो जाहिर है उन्होंने हुकूमत चलानी है। तो आप जब किसी से मुज़ाकरात करते हैं, आप मुज़ाकरात की कंडीशन नहीं, आप कहें कि मुज़ाकरात होंगे, इलेक्शंस के ऊपर होंगे, मैंडेट के ऊपर होंगे मुज़ाकरात। आप कहें कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ऐसे होने चाहिए और ये ट्राइब्यूनल्स जो है वो 3 महीने के अंदर 2 महीने में फैसले दें। इन बुनियादों पर आप मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन आप उससे अगर ये कहेंगे कि जी आप इख्तियार आप छोड़ दें और हमें वापस दे दें, तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात नॉन स्टार्टर होंगे। तहरीक इंसाफ को रिविजिट करनी पड़ेगी अपनी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को। देखिए, उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास उनके वोटर्स ने कमाल कर दिखाया 8 फरवरी में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनसे इलेक्शन सिंबल वापस लिया, उसके बावजूद वो एक सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप बन के आए, इसमें कोई रोल नहीं है। तो जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं आप, फिर तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर मुज़ाकरात ही होते हैं। इसलिए कि ये बात अगर खिंचती चली गई और ये बात चली गई अगर सालों में चली गई, तो फिर जाहिर है कोई इतने साल इंतजार नहीं करता। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी लिप सर्विस कर रही है। राजीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात।
वेलकम बैक राजीव। ब्रेक से पहले मजहर अब्बास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी, कॉलमिस्ट, तजियाकार आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आसमा शिराजी साहिबा, चेयरमैन पीटीआई के अकाउंट से एक ट्वीट होती है, शेख मुजीबुर रहमान से खुद को कंपैरिजन देते हैं और बहुत से फैक्ट्स उसमें डिस्टॉर्ट किए गए। फिर उसके बाद एक बड़ा बैकलैश आता है और आज बैरिस्टर गौहर साहब जो पीटीआई के चेयरमैन है, उन्होंने अभी एक वीडियो पैगाम जारी किया है कि जी चेयरमैन पीटीआई के अगर अकाउंट से कोई चीज़ वीडियो हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उन्होंने किया है। फिर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इसमें किसी को टॉन्ट नहीं किया, हमने फौज पर तनकीद नहीं की, इसको सियासी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। क्या वजह है कि पहले इतना बड़ा चढ़ाकर लिटरली इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर 24 घंटों के अंदर अंदर फिर ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो उनके अकाउंट से हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने किया है। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प आदिल स्ट्रैटेजी है जो कि पीटीआई ने इख्तियार की है और उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं, खास करके जो कुछ सहाफ़ी हैं उनके साथ मंसूब, उनकी तरफ से भी यही देखने को मिलता है कि वो एक बयानिया जो है उसको या फेक न्यूज़ को या प्रोपेगेंडे को ट्वीट करते हैं और उसके कई घंटों के बाद जब उसकी सर्कुलेशन लाखों में या हजारों में हो जाती है तो उसके बाद फिर वो उसको डिलीट कर देते हैं या फिर वो उसको उसके ऊपर उससे लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं। तो एग्जैक्टली इसके अंदर जो है ना बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन उठते हैं। पहली बात तो ये कि ये ट्वीट जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने नहीं किया, तो ये इमरान खान साहब के अलावा किसने किया है? ये उनका पर्सनल अकाउंट है, उनकी आईडी किसी न किसी के पास है। फिर इस पर्सनल अकाउंट से जो वीडियो ट्वीट हुई है, इमरान खान साहब अपनी तकरीरों और अपनी जो तहरीरों और अपने जो गुफ्तगू करते हैं लोगों के साथ, उसमें बारहा वो 71 के वाक़े का जिक्र करते हैं। वो बार बार उस तरह के वाक़यात की तरफ निशानदेही करते हैं। वो क्यों करते हैं? और इस ट्विटर को कई घंटों के बाद जब ये इतना सर्कुलेट हो गया, ये इतना डिस्कस हो गया, ये इतना फैल गया, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो उसकी तरदीद कर रहे हैं, मगर वो भी साफ तरदीद नहीं कर रहे। वो भी ये नहीं कह रहे कि ये अकाउंट जो है उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो ट्वीट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके कंटेंट से इमरान खान साहब सहमत हैं या नहीं है। कुछ अल्फाज अलबत्ता वो कहते हैं कि इससे अलग हुए हैं, लेकिन पीटीआई ऑफिशियल उसको कोट ट्वीट करती है, वो अलग फैलाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पूरा पूछना चाहिए और इसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि ये कौन ट्वीट करता है। पहली बात, किसने परमिशन दी है कि जेल से उनके जो जिस तरह से वो कंटेंट मुरतब होता है वो कौन देता है? जेल से लिखना बोलना कोई वो गलत बात नहीं है। ये लोग, बहुत से लोग किताबें भी लिखते हैं, लेकिन ये किताब वाली बात नहीं है। ये एक सेकंड्स के अंदर जो ट्वीट होने वाली या एक जिसे कहना चाहिए राय आमा बनाने वाली चीज है, ये वो है। तो वो कौन करता है? क्या उनका कोई राब्ता है टेलीफोन के जरिए से? अच्छा आसमा, मुख्तसरन ये बताएगा कि ऐसी चीजें जो हैं उससे तहरीक इंसाफ की सियासत को मुस्तकबिल में आप नुकसान पहुंचता देख रही हैं मजीद? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है और उनकी बहुत फॉलोइंग है। अगर इसी तरह से उनकी जमात के रहनुमा या उनके अपने जो कायद हैं, राबर हैं, उनके लीडर हैं, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहे जिसमें कि आप देखें कि आर्मी चीफ के खिलाफ खास करके इस वीडियो के अंदर भी जो शेयर की गई है उसमें क्या जुबान और किस तरह से उसको बयान किया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो हिस्ट्री का तालिब इल्म है वो इसको आज की सूरत हाल को उस वक्त की सूरत हाल के साथ मुवाजना करेगा, आज के आर्मी चीफ को जनरल याहिया खान के साथ मुवाजना करेगा। फिर वो जनरल अयूब को क्यों भूल जाते हैं? जनरल अयूब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का सबसे पहला हिस्सा है। तो उनकी कौन सी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से पाकिस्तान जो था वो सुकूते ढाका की तरफ पाकिस्तान गया, पाकिस्तान टूटने के ऊपर गया। तो मैं ख्याल है आधा सच जो उन्होंने मुंतखब किया है वो लोगों को हिस्ट्री तारीख के बारे में भी गुमराह करने की बिल्कुल वाज़ेह कोशिश। आसमा शिराजी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।